वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया सर। थैंक यू मैम। आज हम सर के साथ आर्मी की एक जर्नी शेयर करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने एक बार की हुई है अपने चैनल पे, बट फॉर द सेकेंड टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी, नेवी और जितनी भी फील्ड है ये सारी, मेरा कहीं ना कहीं इन पे फोकस रहता भी है। और मुझे इसलिए भी लगता है कि इनको ज्यादा प्रमोट थोड़ा करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूथ इस तरफ कम बढ़ती है आजकल। मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत वेस्टर्न लाइफस्टाइल और इन सब चीजों में इतना ज्यादा डूब गए हैं और आगे मतलब हार्ड एंड फास्ट लाइफ चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ इस टाइप के बच्चे हैं वहाँ कंपैरेटिवली जो बच्चे इन सब फील्ड में आगे आना चाहते हैं, अब वो तो अब आपसे आगे पता चलेगा कि कितने हैं पैशनेट और किस लेवल पे हैं। तो मुझे जितना मैं एक आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी, जैसा कि आप लोग सिविल लाइफ से काफी थोड़ा अलग रहते हैं और जो हम सिविलियंस होते हैं, हमारी लाइफ के हिसाब से जितना मैं जज कर पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कम होते हैं ऐसे बच्चे। तो सर, सबसे पहले आपकी जर्नी शुरू करेंगे तो मैं यही सबसे पहले जानना चाहूंगी, जो मैं हमेशा अपने सारे गेस्ट से जानने की कोशिश करती हूँ, कि आपकी जर्नी शुरुआत से किस तरह की रही। मतलब बचपन से क्या आपके फैमिली में ऐसा बैकग्राउंड था, कोई रहा है आर्मी नेवी में, या फिर आप फर्स्ट हैं जो आर्मी में हैं? नहीं, मेरे दादा और मेरे दादाजी मेरे एयरफोर्स में थे, ऑडिटर थे, और नाना जी भी एयरफोर्स में थे। लेकिन उनसे कोई बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था, बिकॉज दे यूज्ड टू बी, दे वर एट इलाहाबाद। और हम लोग का स्कूलिंग, फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो स्कूलिंग हमारी रायपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट तो फैमिली में फौज का एनवायरनमेंट हमने भी नहीं देखा, जैसा आप कह रहे थे। तो वो हमारे लिए भी उतना ही सिविलियंस के तरह से ही था। कोई बहुत ज्यादा हमको उसका एक्सपोजर नहीं था। और लाइफ मेरी यही छत्तीसगढ़ में गुजरी। छत्तीसगढ़ में ही मैंने भारत माता स्कूल रायपुर, निर्मल स्कूल जगदलपुर, वेस्लियन स्कूल राजनांदगांव से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो बहुत मौका मिला घूमने का। पोस्टेड थे वो बीजापुर, आवापल्ली। तो नक्सलिज्म जब आया, उससे पहले का जो शांत बस्तर है, वो फादर के साथ मैंने देखा। वहाँ की वाइल्ड लाइफ देखी, जंगल के साथ जो ये कहते हैं अटैचमेंट होना, एक लाइकिंग बनना, वहाँ के जो लोगों की सिंप्लिसिटी है उसको देखना, उससे इम्प्रेस होना। तो ये सब चीज़ें मेरे को स्कूल के दिनों में ही अर्ली लाइफ में देखने का, समझने का मौका मिला। जी, फिर आपको इनिशियली मतलब शुरू से ही फिर था कि मैं बड़े होके आर्मी में या ऐसे किसी उस जॉब में जाऊंगा जिससे मैं देश के लिए कुछ सर्व करूं, या कुछ ऐसा कर पाऊं अलग हटके? जी, या यूनिफॉर्म में अपने आप को आप देखते थे? जी, बचपन से ही था ये। बचपन से ही हमारा कुछ एक फोटोग्राफ्स भी है हमारी भाई के साथ में, जो यूनिफॉर्म वगैरह में है। बचपन से ही, जैसे सैनिक स्कूल रीवा उस टाइम पे हमको पता चलता था, तो उसमें मैं जाना चाहता था। मदर ने बहुत डिस्करेज किया, एक्चुअली एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं देने दिया। 10 क्लास हमारे टाइम पे 10+2 नहीं होता था, 11th होता था। तो रायपुर में ही मैंने कोशिश किया एनडीए का फॉर्म भरने का। फादर वॉज पोस्टेड एट बीजापुर, तो बैंक के एक डीडी बनाने, आजकल तो सब ऑनलाइन हो जाता है, दैट टाइम एक डीडी बनाना पड़ता था। वो डीडी मैं नहीं बना पाया, तो एनडीए का फॉर्म नहीं भर पाया। खैर एनीवे, जब मैं यहाँ से करके ग्रेजुएशन करके के लिए इलाहाबाद गया, तो वहाँ हमारे हॉस्टल में कुछ सीनियर्स जो थे, 1 साल सीनियर, 3 या 4 एक साथ सेलेक्ट हुए थे फौज में। और उस वक्त एक नया ट्रेंड चला था हमारे हॉस्टल में, यूजुअली लोग आईएएस बना करते थे उस हॉस्टल से। तो वो जब वो लोग सेलेक्ट हुए, तो उसके बाद वो मोटिवेशन फिर से जागा, फिर से हम लोगों ने किया, और हमारे बैच में 4 लोग फौज में ऑफिसर्स बने। ओके। आर्मी और नेवी हम जब सुनते हैं या एयरफोर्स सुनते हैं, तो हम लोगों को ट्रेनिंग को लेके सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक करता है कि बहुत टफ रहता है सब कुछ। और मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी तो ग्राउंड लेवल पे रहती है, तो वो ज्यादा टफ जॉब उनका, मुझे ऐसा दूर से देखने से मुझे ऐसा लगता है। तो जो लोग आर्मी में जाते हैं, इनिशियली ऐसा होता है कि हमें ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, या बहुत टफ है, मतलब ट्रेनिंग बहुत टफ जा रही है? क्योंकि मेरे नॉलेज में है कुछ लोग जिन्होंने ज्वाइन किया था, फिर विद इन 2-3 मंथ्स वो रिटर्न हो गए क्योंकि उनसे हुआ नहीं। 2-3 मंथ्स नहीं हुए, 2-3 दिन में लोग आ जाते हैं जी। जो पहले 2 या 3 दिन में टूट जाता है, तो वो यूजुअली, और एक्चुअली हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो 90%, 99% ऑफ द लोग ऐसे होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में ही आउट कर दिए जाते हैं। जो टूट जाए, जो
मतलब उस काबिल ना हो ट्रेनिंग को हैंडल करने के। और जो सिलेक्शन प्रोसेस से आगे जाते हैं 99% ऐसे लोग होते हैं, 1 और निकल जाए 0.01% ऐसे लोग पहुंच जाए कि वो फौज के लायक नहीं है, तो डेफिनेटली वो टूट जाते हैं। देखो मेंटल जो फौज की ट्रेनिंग है वो बेसिकली चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, या जवानों की ट्रेनिंग हो, चाहे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग सबकी सेम है। और ये मैं पुलिस में भी रहा, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भी एसपी रहा, यहाँ पे भी मैंने जवानों को ट्रेन किया, तो ट्रेनिंग में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रेनिंग में वो चाहे पुलिस हो या कोई भी यूनिफॉर्म सर्विसेज हो, ट्रेनिंग सबकी सेम होती है, बेसिक सबका सेम होता है। और वो बेसिक ट्रेनिंग का बेसिक मकसद ये होता है कि आपको नॉर्मल किसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सिचुएशंस है उसको कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है। फिर उसमें लीडरशिप की ट्रेनिंग आ जाती है, वेपन ट्रेनिंग आ जाती है, फिजिकल फिटनेस आ जाता है। और ये सारी ट्रेनिंग का बेसिक मूल उद्देश्य यदि एक लाइन में देखा जाए तो आपके दिमाग को ट्रेन करना होता है। तो आप यदि मेंटली ट्रेन हो जाते हैं तो बाकी फिजिकल फिटनेस एंड ये सब चीजें फॉलो। मेंटली अगर आप फिट हैं तो आज नहीं तो कल आप अपनी फिजिकल फिटनेस को भी उस पीक लेवल पे ले जा सकते हैं, और अपनी बाकी प्रोफिशिएंसी चाहे वेपन हो या आप जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट से एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं, बेसिक अगर उनका सही है, उनका दिमाग अगर सही है, साइकोलॉजिकली इफ दे आर स्ट्रांग, तो दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन अचीव एनीथिंग विच इज जो बाकी लोग के लिए या सिविल पॉपुलेशन के लिए इम्पॉसिबल होता है, वो ये अचीव कर सकते हैं। जी। आर्मी के इनिशियल ईयर्स में सर आप जब थे, आपने स्टार्ट किया सारा कुछ, तो किस तरह से आप मेंटली स्ट्रांग हुए? और स्पेशली आपका जैसा आप बोल रहे हैं कि आप जंगल वगैरह से भी कनेक्ट काफी करते हैं, तो इन सब चीजों में इनिशियली फिर आपने अपने आप को किस तरह से स्ट्रांग किया? नहीं, हमने अपनी तरफ से, देखिए आर्मी का जो पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल होता है ना, दैट इज मेंट टू ट्रेन यू फॉर व्हाट एवर जॉब दे आर पुटिंग यू इन। ठीक है, अगर वो आपको माउंटेन्स में भेज रहे हैं तो वो माउंटेन वॉरफेयर की आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर आप जंगल में इंडक्ट हो रहे हैं, उससे पहले आपकी जंगल वॉर, जैसे हम मणिपुर, आसाम यहाँ इंडक्ट हुए, तो काउंटर इंसर्जेंसी CIJW करके एक वरांगटे मिजोरम में एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ आपकी एकदम टफ ट्रेनिंग की जाती है, जंगल में कैसे रहना है, हाउ टू फाइट ए गुरिल्ला लाइक ए गुरिल्ला, जंगल में ही सरवाइव कैसे करना है। तो ये सारी चीजों की ट्रेनिंग पूरी आपको दी जाती है, उसके बाद आपको इंडक्ट किया जाता है। तो डेजर्ट्स में भी आपने रहना है तो डेजर्ट की आपको ट्रेनिंग मिलती है। जैसे हम मणिपुर में इंडक्ट हुए थे तो उससे पहले हमारे यूनिट आगरा में थी, पैरा ब्रिगेड की पार्ट थी, तो वहाँ हमको दूसरी जो यूनिट वहाँ से लौट के आई थी, उनसे हमने ट्रेनिंग ली 6 महीने कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ के इंसर्जेंट्स कैसे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करेंगे, ठीक है, और कैसे हमने वहाँ पे अच्छा करना है। तो ये सारी चीजें, चूंकि हम एक आर्टिलरी यूनिट थे और इन्फेंट्री रोल मतलब पैदल सेना वाले रोल में पहली बार जा रहे थे, तो हमने 6 महीने उससे अच्छी तरह से ट्रेनिंग ली थी, अच्छी तरह से समझा था। और कटसी हमारे सीओ, जिनका विजन ये था कि हम कहीं भी जाने से पहले पूरी तरह से तैयार हों। तो ये चीजें जो है मेंटली प्रिपेयर आपको फौज करती है। फौज का लड़ाई जो है, फौज जैसे आपने आप सिंदूर में देखा 25 मिनट की लड़ाई चली, लेकिन आप सोचिए कितने सालों की उसके पीछे ट्रेनिंग एंड उसकी बाकी जो तैयारी चली होगी, तब जाकर के ये 25 मिनट की लड़ाई 25 मिनट में इन्होंने खत्म कर दी। ठीक है, तो दिखने में फौज में जो चीजें आपको बहुत अच्छी दिखती है, उसके पीछे एक्चुअली बहुत मेहनत लगती है, बहुत ट्रेनिंग लगती है। जब भी आप कभी जैसे हर चीज में सबका कुछ ना कुछ फेवरेट रहता है ना, तो जब हम आर्मी में ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि अरे मुझे यहाँ भेजते तो बहुत अच्छा रहता, या ये वाला लोकेशन देते तो बहुत अच्छा रहता, या जैसे बच्चों में होता है ना कि किसी को गन चलाना बहुत पसंद होता है, या किसी को डिफरेंट चीजों की फाइट पसंद होती है। तो ऐसा रहता है जवानों में कि जोश कि यार हाँ मेरे को लड़ने जाना है, मैं यहाँ फाइट करने जाना चाहता हूँ। यस, हम सब वेट करते हैं कि किस दिन, जैसे आप देखिएगा कि यूनिट के बाहर जैसे हम लोग निकलते हैं तो बाहर बोर्ड लगा होता है कि आज मुकाबला होगा, मतलब जिस चीज के लिए आपने ट्रेनिंग की है। और यूजुअली क्या होता है कि डेली यदि आप उसी रूट पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो धीमे एक टेंडेंसी होती है कि आप लैक्स हो जाते हैं, आपको मतलब चीजें फेमिलियर लगने लगती हैं, आपको लगता है कि यहाँ तो कुछ नहीं होता, कल भी गए थे, होके आए हैं, एंड दैट इज द डे यू गेट एम्बुश्ड और यू गेट हिट। ठीक है, तो हम निकलने से पहले ही वो दिखता है कि भाई आज मुकाबला होगा,
वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि जब भी हम जा रहे हैं 10 बार उस रास्ते से निकले, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हर बार वो अलर्टनेस, रेडीनेस जरूरी है कि जब आपके ऊपर कोई अटैक हो तो वो काउंटर अटैक आपने करना है, आपने उसके लिए तैयार रहना है कि आज मुकाबला होने वाला है। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और जैसे आपने कहा कि क्या चीज जो है जो लाइक करते हैं, तो फौज में एक्चुअली एडवेंचर बहुत करने को मिलता है। जैसे मेरे को बाइक एक्सपीडिशन करने का मौका मिला। हाईएस्ट मोटरेबल, दैट टाइम हाईएस्ट मोटरेबल पास था खारदुंगला पास में, हमने बुलेट क्लब के साथ जॉइंट एक्सपीडिशन आर्मी एडवेंचर सेल के साथ किया, जो कि एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी था। पैराट्रूपिंग करना, स्काई डाइविंग करना, स्कूबा डाइविंग करना, है ना। इस तरह के आपको एडवेंचर करने के लिए इतनी सारी चीजें मिलती हैं जो कि आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। ऐसा कोई जॉब नहीं है जिसमें इतने एडवेंचर, इतने आउटडोर एक्टिविटीज और इतना वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ओके। तो कभी ऐसा हुआ है, कभी कोई ऐसा पल आया जब फियर ने आपको के डिसीजन को थोड़ा चैलेंज किया हो? नहीं, डर लगता है कभी जवानों डर को? तो लगता है, सबको लगता है, डर किसको नहीं लगता। देखिए, डर के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि डर तो खैर सबको लगता है, लेकिन जब भी डर लगता है ना, तो दैट इज द टाइम आपका सारा काम खत्म हो जाता है एंड आपके पास सिर्फ एक काम बचता है कि उस डर को जीतना है आपको। अगर उस वक्त आपने इस डर को नहीं जीता तो वो जिंदगी भर के लिए वो डर आपके मन में घर जाएगा और फिर आप उससे उबर नहीं पाएंगे। जैसा आपका सवाल था कि कभी ऐसा डर लगा, तो जैसे हम लोग जब भी हवाई जहाज से जंप करते थे पैराशूट से, एवरी टाइम डर लगता था। ये नहीं होता कि आप जब जंप कर रहे हैं 4 वो कर लिए, एंजॉय आप करते हैं, बहुत मजा आता है, एड्रेनलिन फ्लो करता है ना, योर बॉडी एंड योर सेंसेस मतलब एकदम पीक पे होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय करते हैं, सब एंजॉय करते हैं। बट बिफोर यू जंप यू नो कि देयर आर चांसेस कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और उस वक्त आपकी तैयारी ये नहीं होती, आप डर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते। एवरी टाइम यू स्विच ऑफ द बटन फॉर डर एंड आप अपने ड्रिल जो सिखाया हुआ तरीका है वो करते हैं कि आपने जंप करते ही कितनी काउंटिंग करनी है, ऊपर देखना है पैराशूट ओपन हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो रिजर्व पुल करना है, बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। ठीक है, तो आपका पूरा फोकस जो है अपने काम पे ऊपर होता है कि कहीं वो डर के चक्कर में मैं यदि डर के ऊपर ध्यान देंगे तो हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपकी एग्जिट गलत हो सकती है, आपकी स्टैटिक लाइन आपके गले में फंस सकती है। ठीक है, आपके पैराशूट नहीं ओपन होने पे जो इमरजेंसी ड्रिल्स हैं वो आप भूल सकते हैं, हड़बड़ी में आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए डर जो रहता है वो फौज में सिखाया जाता है कि उसी वक्त उसको जीतना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग के टाइम पे जैसे 10 मीटर से हमारी जंप होती है स्विमिंग पूल में, तो वो बहुत डर लगता है उसमें, और सब जंप करते हैं उसमें। और जब आप उसमें ये सिखाया जाता है कि आप नीचे मत देखिए, सामने देखिए और जंप कर जाइए। और उसमें यदि कोई हिचकता है या किसी के पैर कांपते हैं तो उसको 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम इतनी बार कराया जाता है कि वो डर जब तक खत्म ना हो जाए तब तक वो उस काम को करता है। और इसी तरीके से पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में जंप से पहले एक हमारा बड़ा सा टावर है जिसके ऊपर फैन जंप कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पीछे आपके एक रस्सी बांध दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप जंप कीजिए। जंप से क्या होता है कि फैन आपकी स्पीड धीमे धीमे कम करता है एंड यू कम वेरी सॉफ्टली टू द ग्राउंड। बट दिस बीइंग सेड एंड डन, उसका डेमो देखने के बाद भी डर लगता है कि शायद हम जो है गिर जाएंगे, बिकॉज माइंड इज ट्रेन्ड फॉर सर्वाइवल। ठीक है, एडवेंचर के लिए माइंड ट्रेंड नहीं। तो जब जब आप जंप करते हैं तो उसमें आपको, जैसे मेरा टेस्ट हुआ था तो उसमें मैंने जंप किया, एज ए ऑफिसर यू आर द सपोज टू जंप फर्स्ट। तो मैंने जंप किया, टेस्ट पास हो गया। मेरे साथ में एक और ऑफिसर थे, लेडी ऑफिसर थी, जो कि गई और जंप नहीं कर रही थी। मेरे को कहा गया कि तुम जाओ, तुम जा करके डेमो दो फिर से, है ना, मोटिवेट हर टू जंप। मैं ऊपर गया, बताया, बताते बताते जो मेरी जंप थी शायद उतनी अच्छी नहीं लगी उनको। 2nd टाइम उन्होंने कहा अब तुम फेल हो गए, फिर से जाओ। अरे सर, मैंने कहा मैं तो पास हो गया था। बोले नहीं, इस बार तो आपका ठीक नहीं था एग्जिट। तो नेक्स्ट टाइम अगेन गया, तो 3rd टाइम अगेन, उसके बाद एक और बार मेरे को जाना पड़ा, तो कि उनको किसी तरीके से आप मोटिवेट कीजिए और जंप कराइए। तो फाइनली उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं जंप नहीं करूंगी एंड आई क्विट। देन शी वॉज कमिंग डाउन, वो जो इतनी ऊंची सीढ़ियां थी उससे वो उतरना शुरू हो गई। तो मेरी हिम्मत, वो सीढ़ी देख करके मैंने कहा यार ये मेरे से नहीं होगा, इससे अच्छा एक बार और जंप कर लेता हूँ। आई वेंट देयर, आई सेड कि यार रस्सी बांधो, मैं जंप ही कर जाता हूँ, मैं उस सीढ़ी से नहीं उतर पाऊंगा। ठीक है, तो आते हैं डर कभी कभी ऐसे टाइम पे, और
दो डर में कौन सा डर आपका आप चूज करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी, अब जैसे बस्तर वगैरह आप गए हुए हैं, आज भी रायपुर में ऐसा है कि कई लोग तो जो रायपुर से बाहर हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर हैं, उनके लिए तो पूरा छत्तीसगढ़ ही नक्सली है। जी जी, मैंने ऐसा बहुत लोगों से सुना हुआ है। Correct. मेरे काफी नोन है जो दिल्ली मुंबई से बिलोंग करते हैं, तो उनका कहना ही है कि अगर आप रायपुर से हैं तो रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ तो नक्सलियों का है पूरा, छत्तीसगढ़ में तो नक्सली रहते हैं। तो क्योंकि अब हम छत्तीसगढ़ से हैं और हमें मालूम है कि छत्तीसगढ़ नक्सलियों का नहीं है पूरा, बट आप बस्तर, जैसे कि मैं बस्तर अब तक विजिट नहीं की हूँ, मुझे ऐसा चांस नहीं मिला कि मैं बस्तर जाऊं, बट अभी भी अब पिछले कुछ सालों में ऐसा मुझे क्लियर हुआ है कि बस्तर इज नॉट एकदम नक्सली वाला। जब वहां से एक अटैक हुआ था और उसमें 19 to 25 हमारे जितने नेता थे, मिनिस्टर्स थे जो मारे गए थे, उस वाले अटैक के बाद ये क्लैरिटी आई कि वो लोग सिर्फ टारगेट ही अपना पूरा करते हैं, उन्हें बाकी नॉर्मल सिविलियन से प्रॉब्लम नहीं है। और उसके ही बाद मुझे ये भी चीजें समझ में आई कि उनके साथ जो उनके हेल्पर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने उनको कुछ नहीं किया। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि उनका टारगेट है एम, जैसे नक्सल में और टेररिज्म में मुझे लगता है फर्क है। नक्सलियों का ये है कि वो सबको नहीं मार देते, जैसे टेररिस्ट है तो उनका तो पूरा इंडिया ही है कि उनको तो सभी को उड़ा देना है, बूढ़े बच्चे ये वो जो दिख रहे हैं सबको मार दो। बट नक्सलियों का ये ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर भी और नक्सलियों को नहीं बिलोंग करता 100%। बट सुनने से अभी भी जब कोई बोलता है ना कि चलो बस्तर चलते हैं, दंतेवाड़ा चलते हैं, जगदलपुर चलते हैं, तो लगता है कि यार वहां तो नक्सली रहते हैं, हमें पता नहीं चलेगा कौन कहाँ घूम रहा है कहाँ नहीं। तो जब आप लोग गए हैं, या आप लोग तो ऑफ कोर्स प्रिपरेशन के हिसाब से ही गए होंगे, तो ऐसा माइंडसेट में आप लोगों के रहता है कि जाने के बाद आई डोंट नो क्या होगा या क्या चांसेस होंगे या हमें क्या करना है वहां जाके? नहीं, इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात तो जैसे आप कह रहे हैं टेररिज्म और नक्सलिज्म, इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, टेररिज्म हो या नक्सलिज्म हो, ये नाम अलग है, स्पेलिंग अलग है, बेसिक इंटेंशन क्या है वो आप देखिए। टेररिज्म है, नक्सली भी टेररिज्म ही कर रहे हैं, डरा रहे हैं। और ये डरा रहे हैं, डरा किसके दम पे रहे? बंदूक के दम पे रहे। ठीक है, आपको मार दे रहे हैं तो गाँव में पंचायत करके किसी को मार देना कि पुलिस का मुखबिर है, या शक के ऊपर ही मार देना। तो एक ये भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। और ये भय का माहौल किस लिए पैदा कर रहे हैं? इसका आखिर एंड रिजल्ट क्या है, इंटेंशन क्या है? तो इसका एंड रिजल्ट या इंटेंशन जो है एक पॉलिटिकल मोटिव होता है। ये सब चीजें शुरू होती हैं एक आइडियोलॉजी के साथ में, चाहे धार्मिक आइडियोलॉजी, चाहे एक सामाजिक की या सबके बराबर के लिए रॉबिन हुड वाली जो नक्सली करते थे कि अमीरों से छीनेंगे, गरीबों को दे देंगे, या जंगल और जमीन की लड़ाई करेंगे। ये सब आइडियोलॉजिकल बड़ी बड़ी बातें थी। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातों के ऊपर आपने गांव के लोगों को, जो सीधे साधे भोले वाले लोग हैं, उनको बहकाया, आपने उनको हथियार पकड़ाया। और नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, वहां पे भी इंसर्जेंसी है, वहां भी हमने ऑपरेट किया है। तो ये जितनी भी आइडियोलॉजी के साथ शुरू होता है और हथियार के साथ, जिस दिन किसी गांव में किसी के पास में हथियार आ जाता है तो वो बंदा वहां का राजा होता है एक तरह से। तो मतलब ही कमांड्स की उसको क्या चाहिए, उसकी सारी विश पूरी की जाती है। और जैसे ये नक्सली हैं, ये सेलेक्टिव किलिंग करते हैं, ऐसा कहना गलत होगा। टेररिज्म ने, मैं आप पहलगांव में देखा, उन्होंने मेल को मार दिया, फीमेल को छोड़ दिया, तो उन्होंने भी सेलेक्टिव किलिंग की। वो रिलीजियसली मोटिवेटेड किलिंग थी, टेररिज्म था। और यहाँ पे जो है आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड ये रहता है। और ये एट द एंड रिजल्ट इसका यदि आप देखिए कि इसका फाइनल क्या आउटपुट है, यदि ये पॉलिटिकल मोटिव है और ग्राउंड लेवल पे जो लोग हथियार लेके चल रहे हैं और उनका क्या लिंक है, तो ग्राउंड लेवल का जो बंदा है उसके लिए एक तरह का ये बिजनेस हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नक्सलिज्म या टेररिज्म एक बार शुरू हो जाए तो उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज ये एक आइडियोलॉजी के नाम पे लोगों को बहकाना, हथियार देना, हथियार देने के बाद में उसको एक तरह से आपने जॉब दे दी, मतलब ही इज अर्निंग मनी फ्रॉम दैट। एंड वो नॉर्थ ईस्ट में मतलब आपके जितने बिजनेसमैन हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इवन जो सैलरीड लोग हैं, बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं, उनका 30% ऑफ द सैलरी कट करके इनको वसूली में जाता है। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस नाउ।
ठीक है, तो ये बाकी सारी चीजें आप खत्म कर सकते हैं, नक्सलियों को मार सकते हैं, सरेंडर करा सकते हैं, ठीक है, आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में आप अपना काउंटर नैरेटिव दे सकते हैं, लेकिन बिजनेस ये एक बार चालू हो जाता है तो इसको बंद करना बड़ा मुश्किल है। इसके आका मर जाते हैं या बदल जाते हैं या टेक ओवर हो जाते हैं, लेकिन वो बिजनेस चलता रहता है। तो दैट इज द रीजन ये आतंकवाद और नक्सलवाद को जो हम कहते हैं कि हम खत्म कर देंगे, दैट इज द रीजन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि सिंस इट इज बिकम ए बिजनेस नाउ, फाइनेंसेस आर गेटिंग इन्वॉल्व, तो उसको खत्म करना इतना आसान नहीं। बट सर सरकार ने तो अभी टारगेट दिया है नक्सल खत्म करने का, ऐसा मैंने सुना है। दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड वेरी बिग माइलस्टोन, जिसमें उन्होंने काफी हद तक नक्सलियों को इस साल में मेरे ख्याल से मैं देख रहा था 300-400 से ज्यादा उन्होंने नक्सलियों को मारा है। और साथ ही जो उन्होंने सरेंडर पॉलिसी दी है, तो सरेंडर पॉलिसी में बाकी बचे हुए डर के मारे सरेंडर कर रहे हैं, और ये दोनों एक ही साथ काम करता है। यदि आप उनके अंदर भय ना हो कि मैं मार दिया जाऊंगा, तो वो सरेंडर नहीं करेंगे। तो आज वो दोनों एक साथ काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जी, तो जैसा आप अभी बोल रहे थे कि इसे खत्म करना इज अ टफ थिंग, तो आपको लगता है कि 100% हो सकता है खत्म? अभी देखिए, ये ऊपर के लेवल पे जितने नक्सली हैं जो हथियार लेके घूम रहे हैं, सरेंडर कर दें, लेकिन जो बिजनेस की मैं बात कर रहा था, वो बिजनेस करने के लिए एक बिजनेस चालू हो रखा है, वसूली चालू है, तो अनलेस एंड अनटिल वो पूरी तरीके से सफाया हो जाए, तो और इसमें कई पॉलिटिकल प्रोटेक्शंस भी होते हैं, ठीक है, तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप मिले हैं नक्सलियों से? जी नहीं, अब तक नहीं। ओके। मेरे फादर एक बार अब्डक्ट हुए थे, वहाँ एक राहत कार्य चला करता था, तो उसमें क्या होता था कि इनको पकड़ के गांव वालों को काम कराया जाता था, उनको प्लांटेशन वगैरह करा करके पैसे दिए जाते थे। तो एक बार वो जा रहे थे और उनकी जीप खराब हो गई थी, तो हम लोग तो कहीं रुक गए थे, वो आगे निकल गए दूसरी जीप लेके, क्योंकि उनको पेमेंट्स करने थे। और वहां पे जो ये आदिवासी आते थे, तो इनको पेमेंट से कोई मतलब, इनको पकड़ के लाना पड़ता था काम कराने के लिए, और अगर इनको कोई डांट दे या बताए कि भाई ऐसे 3 फुट के डिस्टेंस में आपको लगाना है, या कोई उनको टिक ऑफ कर दे, तो ये सब काम छोड़ के चले जाते थे। तो इनको घर जाकर के पकड़ के पैसे देने पड़ते थे। ओके। तो इस तरह से इनकी जो जीप थी, इसको नक्सलियों ने पकड़ लिया था। दैट टाइम आई वाज इन क्लास 10th, और उस वक्त नक्सलिज्म का शुरुआत हुआ था। हैदराबाद में या आंध्रा में IAS ऑफिसर्स अब्डक्ट किए गए थे, वो यहाँ लेके आए गए थे छत्तीसगढ़ में। और वो जो मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो दैट टाइम व्हाट ही टेल्स कि जितने भी लोग थे उसमें कुछ फीमेल नक्सली भी थी, जो कि सारे के सारे PhD थे, इंग्लिश बोल रहे थे। तो वो लोग जो थे वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे। वहां से जो सफर है, आज आप देखिए कि हिडमा जो गांव का एक अनपढ़ आदमी था, वो एक कमांडर बन गया, उसने कितने नेताओं की किलिंग करी, पता नहीं कितना उसने आतंक फैलाया। तो वो आइडियोलॉजी से आप देखिए पतन होते होते कहाँ हम पहुंच गए। और जो मैं बात कर रहा था बिजनेस की वसूली और इसका जो एक अड्डा बन गया है, तरीका बन गया है, तो वो वहां तक एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई आज किस लेवल पे पहुंच गई है। जी, अभी नक्सली जैसे सरकार खत्म करने के 100% श्योरिटी में है और कर रही है, इतना काम कर रही है, तो आर्मी को क्यों नहीं बुलाया गया? आपको ऐसा लगता है कि आर्मी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पर सरकार ने मदद नहीं ली? नहीं, देखिए, आर्मी को बुलाने, आर्मी देखिए कहाँ पे आ सकती है। पहली बात तो नक्सली जो है, नक्सली कोई मतलब दूसरे देश के लोग नहीं है, ये हमारे लोग हैं, ठीक है, हमारे गांव के, हमारी जनसंख्या के वोटिंग का अधिकार रखने वाले लोग हैं। तो दे आर नॉट, जैसे हम पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हैं या किसी और देश से लड़ने जा रहे हैं, तो वहां फौज की जरूरत होती है। एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी इज द पार्ट ऑफ होम मिनिस्ट्री विच इज डन बाय द CRPF, पुलिस, और ये डिपार्टमेंट जो है वो काम इंटरनल सिक्योरिटी का इनका होता है। कई जगह पे आर्मी बुलाई जाती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमने ऑपरेट किया, तो वहां पे गवर्नमेंट को एक स्पेशल पावर एक्ट पार्लियामेंट में पास करके फौज को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में, और वो भी पूरे स्टेट में नहीं लगता, कुछ कुछ जगह लगता है जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और जब उन डिस्टर्ब जगह पे आर्म्ड फोर्सेस को बुलाया जाता है, तो उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पावर्स कम हो जाते हैं और सारे पावर्स फौज के पास आ जाते हैं। जैसे हम बिना वारंट के सर्च कर सकते हैं, बिना हम जिसको लगता है कि शूट करने की जरूरत है तो शूट भी कर सकते हैं। पावर्स उसमें फौज के पास में काफी रहते हैं।
इसके अलावा कुछ एक जगह पे जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अनरेस्ट हुआ तो एसपी या डीएम के हाथ से सिचुएशन बाहर चली गई, तो इन एड टू सिविल अथॉरिटी उसमें फौज को बुलाया जाता है। उसमें लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए डीएम और एसपी हैंड्स ओवर द सिचुएशन टू द फौज, और फौज फिर उसको अपने तरीके से सॉर्ट आउट करती है। तो जैसे पुलिस है तो वो हवा में गोली चलाती है, डंडे लाठी चार्ज करती है, फौज ये सब नहीं करती। फौज एक लाइन खींचती है, अनाउंसमेंट करती है कि इस लाइन की इधर आप आइएगा, गोली मार दी जाएगी। और फौज गोली पैर में और इधर उधर नहीं मारती। वी शूट टू किल, हमारी ट्रेनिंग है एक गोली एक दुश्मन। तो उसमें जो भी लीडर लग रहा है तो उसको शूट कर दिया जाता है, मॉब डिस्पर्स कर दिया जाता है। सिचुएशन कंट्रोल आते ही वापस डीएम या एसपी को सिचुएशन हैंड ओवर करके फौज चली जाती है। रही बात नक्सलियों की, तो ये प्रॉब्लम की ये अपने लोगों की प्रॉब्लम होने की वजह से मतलब ये प्रॉब्लम पुलिस की थी, इंटरनल सिक्योरिटी की थी, और फौज को बुलाया गया। रामनिवास जी थे, उससे पहले जनरल सेठ यहाँ पे सर गवर्नर होते थे। उन्होंने ब्रिगेडियर पनवर सर को बुलाया, जिन्होंने जंगल वॉरफेयर स्कूल कांकेर में खुला, और उन्होंने बहुत मेहनत से अपने पुलिस वालों को इतना ट्रेन किया जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। 300-400 लोगों को मारना, हाउ टू फाइट ए गुरिल्ला लाइक ए गुरिल्ला की उनको ट्रेनिंग देना, जंगल वॉरफेयर में उनको पूरा निपुण करना, ठीक है, वो उतना फिजिकली फिट बनाना कि वो जाकर के जंगल में घुस के ऑपरेशन करें 8 दिन 10 दिन, और नक्सलियों को ढूंढ ढूंढ करके मारे। तो ये सब चीजें की गई, और ट्रेनिंग करने के लिए इवन रामनिवास जी ने भी फौजियों को, जैसे मेरे को एसपी करने का मौका मिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, कई ऑफिसर्स थे, कई जेसी उस जवानों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे इन्होंने सर्विसेज ली और पुलिस को ट्रेन किया। और इसी ट्रेनिंग का, इसी सोच का ये रिजल्ट है कि ये इतने अच्छे रिजल्ट पुलिस वाले दे पा रहे हैं। और आर्मी का ऑल्दो इन्होंने पूरा ट्रेनिंग हमने कर रखा था, पिन पॉइंट कर रखा था कि कहाँ कहाँ नक्सल हाइडआउट्स हैं, कि इन केस अगर ऐसी जरूरत पड़ती है, वो बुलाया जाता है तो फौज आएगी, 2 दिन 4 दिन में ये सारा कुछ खत्म करेगी और चली जाएगी। फौज विल नॉट बी हियर लाइक ऑपरेट इन द वे पुलिस इज ऑपरेटिंग। उनकी ट्रेनिंग और उनका काम करने का ढंग और हमारा ट्रेनिंग और हमारा काम करने का ढंग टोटली डिफरेंट है। तो जब हमारे लिए सर, आपकी इस बात को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्मी के लिए ज्यादा इजी है फिर नक्सल खत्म करना। नहीं, इजी की बात नहीं है, मतलब पावर्स हमारे ऐसे, हमारा काम करने का तरीका ऐसा है कि, और इसको इजी भी आप मत समझिए। देखिए नॉर्थ ईस्ट में ये प्रॉब्लम कब से चल रही है, आजादी के बाद से चल रही है। फौज लड़ रही है, फौज उनको मार रही है, ठीक है। तो ये लड़ाई तो तब भी चल रही है, जो मैंने बताया ना, नक्सलिज्म, आतंकवाद, ये सारी चीजें कि कहना कि इनको हम खत्म कर देंगे, हम उनको दबा देते हैं, हम सबड्यू कर देते हैं, डोमिनेट कर लेते हैं, बट वो एकदम टोटली वाइप ऑफ हो जाएगा। तो वाइप ऑफ अभी नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं हुआ इतने सालों की आर्मी के ऑपरेशंस के बाद? इट कंटिन्यूस, क्योंकि जैसे ही ये बिजनेस बन जाता है, जैसे ही इसमें मनी का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है, तो दीज ऑल थिंग्स लिंगर ऑन, दब जाती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जहां मौका मिलता है फिर से रूठ आती है। सरेंडर पॉलिसी का आइडिया? जी, सरेंडर पॉलिसी का ये मैं रामनिवास जी के यहाँ बैठा हुआ था जब कलेक्टर एक्सपॉन बनर्जी रिलीज हो रहे थे, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि सर ये जो अभी आपका कम्युनिकेशन ओपन है, तो व्हाई नॉट टेल देम कि हम आपको ऑफर देते हैं कि आप आइए, सरेंडर कीजिए, आप इनको पुलिस में भर्ती कर लीजिए जी। तो ही सेड कि नहीं, ये तो आपको मतलब यू आर गॉन क्रेजी, ऐसा होता है क्या? आई टोल्ड हिम यस सर, मणिपुर में थे, मणिपुर राइफल्स जो मेंटेन की गई थी, सरेंडर्ड लोगों से मेंटेन की गई थी, एंड दे वर अवर मेन इन्फॉर्मर्स, और ये हमारे को इन्फॉर्मेशन भी देते थे, और इनको एक मौका भी मिलता है, बिकॉज ये जो नक्सलिज्म है या जो ये भाई वगैरह बन जाते हैं, गुंडे बदमाश बन जाते हैं, दे गॉट नो वे टू कम बैक टू द मेन सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि दैट इज अ वन वे ट्रैफिक। यदि आप बन गए हैं, यदि गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, तो वापसी के रास्ते बहुत मुश्किल हैं, बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने कहा, यदि आप इनको रास्ता दीजिएगा तो नो वन वांट्स टू लिव दैट लाइफ। वो भी चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में आए, और दूसरा उनके ऊपर भय होना चाहिए कि हमको मार दिया जाएगा। तो मैंने कहा, एक तरफ आप ऑपरेशनल प्रेशर्स बनाइए और इनको दूसरी तरफ से एक मौका दीजिए कि ये सरेंडर करें। तो ये सरेंडर पॉलिसी, आई रिक्वेस्टेड हिम एंड लकीली ही स्पोक टू द सीएम, पॉलिसी आई, और आज की डेट में इट इज प्लेइंग ए वेरी बिग रोल। बिना मार खून खराबा के उनको मौका दिया जा रहा है कि आप आए, मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करें, हथियार डालें,
और नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए बैकबोन तोड़ने में अपार्ट फ्रॉम द ऑपरेशंस जिसमें मार रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रही जी। तो मतलब आपका योगदान काफी सारा हुआ है और मुझे इसीलिए लगता है मैं मेरे पॉडकास्ट में हमेशा ऐसे ही लोगों को ढूंढती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप ढूंढने लगते हैं फिर वो भी आपको ढूंढने ही लगता है जी। तो कहीं ना कहीं शायद आप और हम इसीलिए कनेक्ट हुए हैं। तो मुझे ये जानना है सर, आपने वॉर्स अटेंड किए हैं, आप गए हैं वॉर पे? नहीं, वॉर के लिए हमने ट्रेन किया है, 2 या 3 बार मौके पड़े। जैसे कारगिल के टाइम पे आई वाज इन सर्विस, आई वाज पार्ट ऑफ पैरा ब्रिगेड। तो उस टाइम पे पूरी तरीके से जो यूनिट्स गई थी, पैरा ब्रिगेड वाज रेडी, हम लोग के एरोप्लेन्स रेडी थे। पैरा ब्रिगेड का मैं आपको बता दूं कि जो ऑपरेशंस में वी आर सपोज टू बी ड्रॉप इनसाइड द एनिमी टेरिटरी। और जब वॉर होती है तो आपकी मेन ग्राउंड्स मतलब मेन फोर्सेस जो हैं जब अटैक करती हैं तो आपसे लिंक अप करती हैं। तो यू आर सपोज टू गो एंड डू ए स्पेसिफिक टास्क बिहाइंड एनिमी लाइंस, लाइक कटिंग अवे देयर कम्युनिकेशन, रीइंफोर्समेंट, एम्युनिशन डंप्स और राशन लॉजिस्टिक्स। तो ये आप कट ऑफ करने के लिए जाते हैं और मेन बॉडी से आपका लिंकअप होता है। यदि लिंकअप नहीं होता है तो आपके ऊपर थ्रेट रहता है कि यू माइट डाई देयर ऑल्सो। तो काफी डेंजरस ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन उस टाइम पे, कारगिल के टाइम पे भी एलओसी क्रॉस करने का हम लोग को आदेश नहीं मिला, तो वो ऑपरेशन की तैयारी होती रही, प्लानिंग होती रही, हुआ नहीं। उसके बाद हुआ पार्लियामेंट में अटैक हुआ। पार्लियामेंट में अटैक के बाद कंप्लीट आर्मी वाज मोबिलाइज्ड। देन ऑल्सो प्लानिंग वाज मेड। हम लोग एक बार अमृतसर की तरफ से प्लान हुआ कि ऑपरेशन लॉन्च होगा, उसके बाद जैसलमेर के साइड से। फाइनल प्लान एंड ब्रीफिंग वाज रेडी, एवरीथिंग वाज रेडी, बट फाइनली हमको ऊपर से ऑर्डर्स नहीं मिला कि टू क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री और एलओसी। तो दैट्स वाई कभी ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंटरनल सिक्योरिटी में इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट में काफी एक्शन करने को मिला। ओके, तो गन चलाने का मौका मिला? जी जी, बहुत बहुत बहुत। वहाँ तो ट्रेनिंग में ही हमको इतना फायर कराया जाता है कि हमारी एक्यूरेसी बन जाती है। ट्रेनिंग के अलावा फील्ड पे? हाँ, देखिए गन्स में देखिए 2 तरह की होती है। एक होती है राइफल, ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है सिविल्स में कि गन क्या होती है और राइफल क्या होती है। जैसे वी आर गनर्स, आर्टिलरी वाले हैं, जैसे आपने सुना होगा बोफोर्स। तो ये गन्स होती हैं जो कि काफी लंबी रेंज तक, 30 से 40 किलोमीटर, और अभी एक्सटेंडेड रेंज भी आ गई है डीआरडीओ की वजह से। तो काफी 100 किलोमीटर तक भी हम दुश्मन की टेरिटरी में बड़े गोले मार सकते हैं। तो ये जो होती हैं ये गन्स होती हैं। और जो राइफल होती हैं, जैसे आप देखते हैं पुलिस वालों के पास होती हैं, एसएलआर हैं या इंसास हैं या कार्बाइन है, ये छोटे वेपन्स होते हैं, पर्सनल वेपन्स होते हैं जो आप हमेशा अपने साथ रखते हैं। ठीक है, तो राइफल आपके पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होती है, पिस्टल है वो पर्सनल वेपन्स में आती है। और गन्स जो होती हैं वो एरिया वेपन होती हैं। 6 या 6 गन की एक बैटरी होती है, जब फायर करती है तो दुश्मन का पूरा एरिया बर्बाद करने की क्षमता रखती है। कारगिल में इसका काफी इस्तेमाल हुआ था। इसके कई तरह के एमुनिशंस होते हैं और गन्स जो है पूरा एरिया डिस्ट्रॉय करने में काबिलियत रखती हैं, क्षमता रखती हैं। जी, ओके। तो ऐसा होता है सर कि मतलब मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि जो जवान ट्रेनिंग ले लेते हैं, फिर वो उनको बेस मिल जाता है, फिर वो वहां चले जाते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि हर दिन वॉर हो, या ऐसा होता नहीं कि हर दिन कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं एक सेम रूटीन में रह के और घर से इतनी दूर रह के और सेम पैटर्न में हर चीज को करते करते भी एक इंसान को थोड़ा बोर लगने लगता है, या लगता है वही सेम चीजें, या ऐसा सब जब होता है तो वहां बेस पे जाने के बाद, क्योंकि आपका एम ही है कि आपको दुश्मनों से लड़ना है, और वो तो पॉसिबल है नहीं कि हर रोज ही हम निकल रहे हैं और हर रोज हम दुश्मन से लड़ रहे हैं और खून खराबा कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं और जंग जीत रहे हैं, वो तो हर रोज की बात नहीं होती। तो उस टाइम जोन में जो रहते हैं, उस टाइम पे जवान क्या कर रहे होते हैं? वॉर की तैयारी कर रहे होते हैं। सेम चीज रोज नहीं रहती। यदि आप रूटीन देखिए, यूजुअली जो भी सोल्जर हैं, रियल सोल्जर हैं, तो दे लव टू बी इन फील्ड ऑपरेशंस में, हथियार लेकर के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रोज नए एनकाउंटर्स हो रहे हैं, कुछ नया करने को मिल रहा है, एडवेंचर हो रहा है। और लेकिन अगर आप फील्ड के बाद पीस में आते हैं, तो पीस में आप तैयारी करते हैं, अपने वेपन का मेंटेनेंस करते हैं, गन्स का मेंटेनेंस, व्हीकल्स का मेंटेनेंस। फिर इसमें आपके प्रैक्टिस कैंप होते हैं जिसमें आप मॉक वॉर का सिचुएशंस में आप वॉर करते हैं, फायर करते हैं, लाइव फायर करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी एक्यूरेसी चेक करते हैं, अपनी प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं। और फौज में देखिए, फौज में क्या एक जो कॉन्सेप्ट है, स्पेशलिस्ट कॉन्सेप्ट है। तो जो ड्राइवर है वो सिर्फ ड्राइविंग करता है,
जो गनर है वो सिर्फ गन चलाता है, जो ऑल अदर टेक्निकल बंदा है वो सिर्फ टेक्निकल काम करता है। तो ही इज सो स्पेशलिस्ट इन दैट थिंग कि जैसे रशियन गन्स हो या बोफोर गन्स हो, ये जो इंजीनियर्स या टेक्निकल लोग उसको खोल करके जोड़ना और ये सब करना, ये सब हमारे 10वीं पास 12वीं पास जवान कितनी बार साल में कर डालते हैं। मेंटेनेंस इतने अच्छे से, इतनी अच्छी नॉलेज शायद जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया है उनको नहीं होगा जितनी इनके पास रहती है। फिर गन्स हमारी कैलिब्रेट होती हैं कि जैसे यदि हम फायरिंग करते हैं तो ऐसा ना हो कि हमारी गन्स कैलिब्रेटेड, निशाना हम कहीं ले रहे हैं, गोली कहीं जा रही है, गोला कहीं जा रहा है, वो कैलिब्रेशंस होते हैं। तो पूरा रूटीन होता है, फिजिकल फिटनेस आपको मेंटेन रखना रहता है कि कभी आज अचानक आपको जैसे कारगिल हुआ, उस टाइम पे इतनी असंभव वाली पहाड़ियां यदि आप देखिए उसको, इट इज नॉट पॉसिबल कि बिना तैयारी के आप गए, बिना एक्लिमेटाइजेशन के आप गए, मोरल उतना हाई रखना, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है आपके रेजिमेंट का, रेजिमेंट के नाम का, नाम नमक निशान के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। एक कमांडिंग ऑफिसर और उनके साथ में यदि सूबेदार मेजर खड़े होकर के जोश भर देता है पलटन में, तो सोचिए आधे से ज्यादा लोग शहीद हो गए वहां कारगिल में, लेकिन बाकी बची बटालियन ने जीत का झंडा गाड़ के ही वापस आए। तो वहां से कोई पीठ दिखाने वाला नहीं था, ठीक है। इतनी कैजुअलिटीज के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, तो ये तैयारियां जो होती हैं ये पीस टाइम पे होती हैं। वो हर दिन कारगिल नहीं होगा, हर दिन ऑफ सिंदूर नहीं होगा, लेकिन उसकी तैयारी हर दिन होती है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हम कार लेते हैं और कार हम चलाते हैं, पर हमारे पास कार वॉश वाला बंदा रहता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि गन्स वगैरह भी सारी हमें मिलती है रेडी होके, उन्हें हमें कुछ करना नहीं होता है, मतलब बस हमें चलाना है और रखना है, वैसा वाला मैं सोचती थी। अभी आपसे बात हो रही थी, समझ आ रहा है नहीं, सारी चीजें आपको मेंटेन करना सिखाया जाता है। जैसे मैं सर्विस में गया था, आर्टिलरी यूनिट्स में बहुत गाड़ियां होती हैं हमारे यहाँ। एक बैटरी में मेरी जो कंपनी के बोला जाता है जो, उसमें हमारी करीब 150 गाड़ियां थी। तो उस टाइम पे उन गाड़ियों का साल में एक बार इंस्पेक्शन होता है कि इसकी मेंटेनेंस कैसी है। तो एक एक गाड़ी के एक एक इंडिकेटर, एक एक हॉर्न, एक एक गाड़ी के टायर खोल करके हब ग्रीसिंग करना। जो मेरी गाड़ी थी उसको, मेरे को तो कुछ नहीं आता था, मेरे को खुद अपनी गाड़ी का करना पड़ा। मेरे को असिस्टेंस मिलता था, लोग थे, जवान थे, बताते थे, अपनी गाड़ी के नीचे घुस के। तो जब सब ड्राइवर्स काम कर रहे थे तो मैं भी गाड़ी के नीचे घुसा था, गंदी ग्रीस लगी टांगरी डेली पहन के। नई नई शादी हुई थी, बट आई यूज्ड टू बी देयर विद देम। तो उस टाइम पे वो सारे रात रात को लेट काम कर रहे थे, तो मैं भी काम कर रहा था, गाड़ी की ग्रीसिंग कर रहा था, मेंटेनेंस कर रहा था। तो वो उसी तरीके से गनर्स अपनी गन का मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। तो साल में एक बार वो एक एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होता है कि आपकी गाड़ियां कितनी वर्दी हैं, बैटल रेडी है कि नहीं। फौज का जो बेसिक इंटेंशन होता है ट्रेनिंग का और उनका एग्जिस्टेंस का वजह ही ये है कि किसी दिन आपको जाना है, लड़ाई में लड़ना है, और फौज इज द लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। आप कभी हार के नहीं आ सकते। और आप देखिए हिस्ट्री, जितनी भी वॉर हुई है, इंडियन आर्मी हमेशा जीत के आई है। या इवन छोटा सा कहीं कोई बच्चा चला जाता है पाइप के अंदर, ट्यूबवेल के अंदर, तो व्हेन एवरीवन फेल्स, इवन बाबा लोग को अरेस्ट करने के लिए फौज बुलाई जा रही है आज की तारीख में। तो दैट वे यू सी कि जब सिचुएशन बाहर कंट्रोल के बाहर हो जाती है तो फौज इज कॉल्ड, एंड वो सिचुएशन को हमेशा कंट्रोल कर लेते हैं। जी, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में लीडरशिप पावर जो होता है, आप ह्यूमैनिटी और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं? देखिए, लीडरशिप जो होती है ना, लीडरशिप स्पेशली इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन, वो एक दिन में नहीं डेवलप होती। जैसे मैं बता रहा था कि जैसे आप अपने ट्रुप्स के साथ रहते हैं, जो हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है, IMA के ड्रिल स्क्वायर पे लिखा हुआ है, सेफ्टी, वेलफेयर एंड ऑनर ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। सेफ्टी, वेलफेयर एंड ऑनर ऑफ योर ट्रुप यू कमांड कम्स सेकेंड ऑलवेज एंड एवरी टाइम। योर ओन सेफ्टी, वेलफेयर एंड ऑनर कम्स लास्ट। तो ये मोटो के साथ जब आप ऑफिसर बनते हैं, ये मोटो के साथ जब आप लीड करते हैं, जब आप जवानों के साथ खेल के मैदान में जब वो काम कर रहे हैं, फायरिंग के दौरान, मेंटेनेंस के दौरान, हर वक्त जब आप उन्हीं की तरह से उन्हीं के साथ में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये जो एक आपकी टीम बनती है, जो आपका आपस का अटैचमेंट बनता है, तो कॉन्फ्लिक्ट जोन में दिस इज द टाइम कि फिर वो आपकी लीडरशिप और वो आपकी कमांड में, वो आपके ऊपर भरोसे के साथ आपके साथ में लड़ने के लिए जाते हैं। और ये सब चीजें जो हम ओवरऑल एक दिन में आप नहीं बना सकते। होम मिनिस्टर को डायरेक्टली लेटर लिखना, इतना कॉन्फिडेंस
नहीं, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है मैम, ये एक्चुअली देखिए जो सरेंडर पॉलिसी आई थी उसमें कुछ एक फ्लॉज रह गए थे, ऑल्दो पूरा इंटेंशन उसका बहुत अच्छा था और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो दैट टाइम क्या प्रॉब्लम आई थी कि जैसे शायद वो समझने में प्रॉब्लम या इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ प्रॉब्लम हुई कि जो बिना हथियार के सरेंडर कर रहे थे उनको नक्सली मान लिया जा रहा था। कुछ लोग जो कहते थे कि हम सप्लायर हैं नक्सली के, हम नक्सली हैं, तो उनको पुलिस, तो ये एक बैकडोर एंट्री का रास्ता बन गया था पुलिस में, ठीक है, दैट वाज वेरी रॉन्ग। तो इसका और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मैंने सोचा कि शायद इसको यदि हम सच की बात है और इसका यदि पॉजिटिव वे, जैसे मैंने पहली बार सजेस्ट किया तो उसको पॉजिटिव वे में लिया गया, तो उसमें कॉन्फिडेंस की बात नहीं थी, ये था कि अगर इसको प्रोजेक्ट किया जाए थोड़ा अच्छे लहजों में, अच्छे तरीके से, तो एंड फॉर द वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट, तो वो अच्छे उसमें लिया जाएगा। तो मैंने उनको लिखा एंड इट वाज टेकन इन दैट राइट स्पिरिट। वो चेंजेस किए गए और उसके बाद जो इनके ऑफेंसिव्स थे बढ़े, और सरेंडर पॉलिसी अलॉन्ग विद द ऑफेंसिव टू किल देम, वो आज देखिए रिजल्ट्स दे रहा है। जी, आपके अकॉर्डिंग एक नॉर्मल ऑफिसर और एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में क्या फर्क होता है? नहीं, देखिए दोनों लीडर, हमारी ट्रेनिंग में एक चीज बताई जाती थी, हमको कहा गया था कि आप दो तरह के ऑफिसर बन सकते हैं, या तो सक्सेसफुल ऑफिसर या तो गुड ऑफिसर। तो आपके पास चॉइस है कि आप क्या बनना चाहेंगे। तो यदि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका फ्लैम्बॉयंट होंगे, आप अपने सारे कोर्सेज में अच्छा परफॉर्म करेंगे, पर्सनल आप जो भी करेंगे ना अपने लिए करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे ऑफिसर हैं तो आप अपने ट्रुप्स के लिए, अपने रेजिमेंट के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो बेस्ट डिसीजन होगा, यू विल कीप योरसेल्फ बिहाइंड, ठीक है। तो लीडरशिप में यदि आप ज्यादा मैंने तो काफी पढ़ता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस पे यदि आप देखेंगे तो हमेशा कहा जाता है कि गुड लीडर शुड ऑलवेज फेस हिज बैक टुवर्ड्स द ऑडियंस। ऑडियंस की तालियों के लिए आप काम नहीं करते, आप काम करते हैं जो कि आपके दिल के करीब है, आपके हिसाब से सही है, इन्हीं से हार्डर ट्रुथ या हार्डर राइट की तरफ आपका ध्यान ज्यादा होता है इंस्टेड ऑफ तालियों की तरफ। जी। तो आप वाहवाही के लिए या ताली के लिए छोड़ करके जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी को टच करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन आप क्रिएट करते हैं। आज जब आप देखते हो कि फॉर्मर नक्सलाइट्स अब पुलिस, फॉर्मर्स या नॉर्मल सिटीजन्स बन चुके हैं, तब आपको कैसा फील होता है? देखिए, ये इनसे तो इंटरेक्शन उतना होता नहीं है, लेकिन यदि यस, जो आदमी श्योर शॉट उसकी लाइफ जो थी जंगल में कहीं ना कहीं उसकी खत्म होनी थी, वो अगर उसको एक मौका मिलता है वापस आने का, नॉर्मल लाइफ लीड करने का। देखिए, गांव के जितने ये अनपढ़ आदिवासी हैं, इनको बहुत ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। आज से पहले तो, बहुत पहले तो वो भी नहीं थे। इवन जब हम पढ़ते थे तो दैट टाइम मोस्ट ऑफ देम कपड़े भी नहीं पहना करते थे, ठीक है। तो वो जंगल की उस लाइफस्टाइल में जो जंगल में मिल जाता था उसी में खा के पी के संतुष्ट रहते थे। तो उनकी बहुत ज्यादा कामनाएं थी नहीं, उनको मिसगाइड किया गया, और एक बार मिसगाइड होकर इस रास्ते पे चल निकले थे तो इसका एंड यही था कि किसी न किसी दिन पुलिस की गोली से उनकी जिंदगी खत्म होनी थी। तो ये जो उनको मौका मिला है वापस आने का, तो दिस इज आई थिंक कि बहुत अच्छा उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है कि अपने ही लोग थे जी। ये कोई ऐसे नहीं थे कि कहीं बाहर से आए थे, अपने ही लोग थे जिनको एक मौका दिया जाना बहुत जरूरी था। सर, जब कोई जवान जाता है आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में, उसके पीछे उसका परिवार रहता है, तो परिवार कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन सब चीजों में? बहुत बहुत बड़ा रोल रहता है। देखिए, जब आप परिवार से दूर रहते हैं, स्पेसिफिकली आपके बच्चे बढ़ते रहते हैं, आप उनको टाइम नहीं दे पाते, स्पेशली द लेडीज, ठीक है। तो मैं तो मानूंगा कि जितनी बड़ी लड़ाई वो फौजी आगे लड़ रहा है, उससे बड़ी लड़ाई तो शायद लेडीज ये घर में या बाहर पीछे सोसाइटी में लड़ रही हैं। एक बच्चे को अकेले उसको हैंडल करना, उसको ग्रो करना, और ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है। आप देखिए, जनरल ढिल्लों की कहानियां सुनिए, उनके पॉडकास्ट सुनिए, उनकी वाइफ को 3 बार ऐसे फोन आया कि उनके हस्बैंड इज नो मोर नाउ, ठीक है। कोई और के कुछ कंफ्यूजन्स थे, वो डिटेल्स मेरे को पूरे याद नहीं, लेकिन सोचिए उस सिचुएशन में भी वो उनकी वाइफ कितनी स्ट्रांग थी, यदि आप सुनिएगा उनके पॉडकास्ट को। तो ऐसी सिचुएशन में एवरी डे उनको डर बना रहता है। वंस यू आर पोस्टेड इन सम एरिया, टेलीफोन की घंटी पूछिएगा तो लोग बताते हैं, टेलीफोन की घंटी बजती है तो उनको
दिल दहल जाता है कि कहीं गलत न्यूज तो नहीं आ रही है। दैट टाइम हमारे लैंडलाइन हुआ करते थे, मोबाइल्स तो आजकल आए हैं। तो यस, उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। जैसे हमने 2 ऑफिसर्स खोए, 2 जवान खोए आसाम में, मेजर समीरुल इस्लाम शौर्य चक्र और मेजर विजित सिंह शौर्य चक्र। उनकी फैमिली से अभी भी इंटरेक्ट करते हैं। उनकी सिस्टर अभी रिसेंटली आई थी हमारे एनुअल फंक्शन पे, मैडम भी आती रहती हैं कभी कभी हमारे स्कूल में। तो जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो यस यू नो कि जो सैक्रिफाइसेस ये फैमिलीज देती हैं, तो दिस इज समथिंग विच इज मोर देन द सैक्रिफाइस विच देयर एज ए फौजी जो दे रहे हैं। और इनको कोई रिकॉग्निशन या इनको कोई क्या कहना चाहिए, ना अवार्ड्स मिलते हैं ना मेडल्स मिलते हैं, ठीक है। और इनकी लड़ाई जो है एकदम एक साइलेंट सी लड़ाई होती है, जो कि पर्सनली एवरी डे दे आर फाइटिंग, जिसके बारे में ना कोई बात करता है और शायद ये खुद भी बहुत कम किसी से जिक्र करता है। जी सर, जब ये जर्नी शुरू होती है तो फिर एक ये जर्नी आके खत्म भी होती है। एक टाइम आता है जब हमें फौज से रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ फिर एक फौजी की क्या रहती है? नहीं, यूजुअली फौजी, आजकल तो सारे फौजी पॉडकास्ट कर रहे हैं। यूजुअली फौजी रिटायर होने के बाद में दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गोल्फ, ठीक है। कई लोग जो है सोशल सर्विस में चले जाते हैं। कॉर्पोरेट में आज की तारीख में आप देखिए, कॉर्पोरेट में काफी ऑप्शंस हैं जिसमें फौजी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिक्योरिटी में, एडमिन में, एचआर में। कई फौजी हैं जो वहाँ के टेक्निकल जो नॉलेज उन्होंने सीखी है उसके ऊपर स्टार्टअप, मेरे कोर्समेट्स हैं जो कि स्टार्टअप किए हुए हैं, डीआरडीओ के साथ चीजें बना रहे हैं, फौज के लिए डेवलप कर रहे हैं, है ना, अनआर्म्ड व्हीकल, ड्रोन्स। तो ऑप्शंस बहुत हैं जो अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जिसको जो अच्छा लगता है। कई सोशल वर्क में भी लगे हुए हैं। तो यूजुअली लोग इस तरह के वेंचर्स में काम करते हैं। कुछ रिटायर्ड लाइफ भी जीते हैं कि जो एंजॉय करते हैं, जिन्होंने बहुत हो गया काम करना, अब काम नहीं करेंगे, सिर्फ गोल्फ खेलेंगे या न्यूज़पेपर्स वगैरह में कुछ लिखेंगे। तो डिपेंड करता है। तो इस तरह की लाइफ यूजुअली करते हैं जी। जब हम आर्मी में रहते हैं, जो लोग या जो सर्विसेज में रहते हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं उस जगह पे जाके अपने फैमिली को सेक्रीफाइस करके, अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करके, देश के लिए, देश की जनता के लिए बेसिकली जो करते हैं, जब रिटायरमेंट होने के बाद आप उस सर्कल से बाहर निकलते हैं और आप सिविलियंस को देखते हैं, क्योंकि आप तो सिविल लाइफ पहले भी देख चुके हैं, बट मोस्टली कई लोग ऐसे होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ही जा रहे होते हैं और उनका पहले से ही माइंडसेट रेडी रहता है। बट जब आप उस सर्कल से बाहर निकलते हैं रिटायरमेंट के बाद, और जब आप यूथ को देखते हैं या आप ऐसी चीजों को देखते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि इनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आज कहाँ जा रही है जनरेशन, इतने नशे हो रहे हैं, आए दिन बाइक्स में स्टंट कर रहे होते हैं, कहीं एक्सीडेंट कर रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं है किसी चीज का। तो इन सब चीजों को देख के कहीं कभी ऐसा गिल्ट फील होता है कि हम इनके लिए इतना कुछ करते हैं और ये आज इस सिचुएशन में है? नहीं, यस, ये बात तो है। कई लोग, कई ऑफिसर्स हैं जो जनरल ऑफिसर्स, जिन्होंने कहा है, जैसे कई ये सवाल किया गया कि भाई आपका मैसेज क्या है आज के यूथ के लिए। तो उनका यही कहना होता है। कई पॉडकास्ट में मैंने सुना, कई वीडियोस में मैंने सुने, उनका यही होता है कि बी वर्थ ए सिटीजन हु इज वर्थ फाइटिंग फॉर एंड डाइंग फॉर। अपने आप को आप अच्छा बना लीजिए कि आप डिसिप्लिन में रहें, करप्शन से दूर रहें, अच्छे काम करें, ताकि हम यदि आपके लिए जान दे रहे हैं, अपने देशवासियों के लिए जान दे रहे हैं, तो वी डोंट फील बैड कि ये हम किसके लिए जान दे करके चले आए। और रही बात कि जब वो बाहर आते हैं और ये सब चीज़ें देखते हैं, तो यस, कई बार सरप्राइज तो होते ही हैं, बिकॉज यूजुअली वो एनडीए स्कूल के बाद से चले जाते हैं। RIMC वाले तो क्लास 8 से ही चले जाते हैं। एंड वंस दे रिटायर 30 साल 35 साल की सर्विस करके जब आते हैं, तो ये सारी चीजें देख करके उनको एक्चुअली सिविल में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स तो होती हैं। बिकॉज फौज में जो भी है, जो लाइफस्टाइल है, वो सिखाए हुए तरीके से जो कहा जाता है उस तरीके से चलती है। वो यू हैव गॉट ए प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग, ठीक है, कैसे बैठना है, क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे खाना है, ठीक है, एवरीथिंग इज बीइंग टोल्ड एंड टॉट टू ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। और बाहर में आकर के जब ये कैओस देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन तो होता ही है। तो यस, डेफिनेटली तो डिफरेंस तो रहता है। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि देश की सेवा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ वर्दी पहनने से या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस ज्वाइन करने से ही होती है। देश की सेवा हर आदमी कर रहा है। छोटा सा भी कोई काम करता है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो ड्राइवर है,
ठीक है, यदि वो सही समय पे आ रहा है, सही ड्रेस में आ रहा है, सही काम जो उसको ड्यूटी दी गई है कर रहा है, तो एक तरह से वो देश की सेवा कर रहा है। वो अपने अपने लेवल से उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि यदि जैसे फौज को जो ड्यूटी मिली है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, टीचर्स को जो ड्यूटी मिली है वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। एज ए स्टूडेंट आपकी जो ड्यूटी है वो आप अपना ड्यूटी पूरी फुल कमिटमेंट से कर रहे हैं, तो वही देश सेवा है। आपके लिए रिटायरमेंट कैसा था सर? मैं तो प्लान्ड रिटायरमेंट था, मैं तो शॉर्ट सर्विस था, तो मैंने डिसाइड किया कि चूंकि मैं काफी लेट ज्वाइन किया था, तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल ट्राई माई लक एट IAS। तो इसलिए मैं तो वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसको कहना चाहिए, या स्वयं बाहर आ गया। आई केम आउट ऑफ आर्मी इन 2003 आफ्टर ऑफ पराक्रम, और IAS मैंने ट्राई किया। देयर वाज सम प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड अप इन दिस एजुकेशन फील्ड। तो एक्सीडेंटली मेरे को कहना चाहिए कि इस फील्ड में आ गया। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एट गोंदिया, और वहाँ स्कूल में एक्चुअली जो बच्चों का रिजल्ट रहा वो मेरे को मोटिवेट किया कि यस, ये जो है अच्छा रिजल्ट्स यदि आ रहा है तो ये इस फील्ड में ही काम क्यों ना किया जाए, विच कैन बी ऑल्सो समथिंग विच वी कैन कंसिडर एज गिव बैक टू द सोसाइटी। तो सर आपका एक स्कूल है जी, मैं आपके स्कूल के बारे में जानना चाहूंगी कुछ आप ही से। जी, जैसे मैंने बताया, गोंदिया का जो स्कूल है वो प्राइवेट मिलिट्री स्कूल है। गोंदिया महाराष्ट्र स्टेट हैज गॉट वन प्राइवेट मिलिट्री स्कूल इन ईच डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र की हिस्ट्री इसलिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ देश का सबसे पहला प्राइवेट मिलिट्री स्कूल शुरू हुआ था, और वो भी आजादी से पहले 1935 में बाई सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी एट नासिक। और इस स्कूल का बेसिक उद्देश्य था, यूजुअली सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का उद्देश्य होता है कि लोगों को ट्रेन करके फौज में भेजा जाए, और जो ऑफिसर्स का रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट रीजन से, वो बराबर रहे। ऐसा जो यूजुअली नॉर्थ से बहुत ज्यादा ऑफिसर्स होते हैं, साउथ के कुछ कम है, नॉर्थ ईस्ट से उसके भी कम है, तो ये जो है उसके ऊपर अंदर एक अच्छा बैलेंस बने। देयर शुड बी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल स्टेट्स। महाराष्ट्र का जो पहला सैनिक प्राइवेट मिलिट्री स्कूल खुला था, उसका उद्देश्य था कि ये जो उस टाइम पे फौज होती थी आजादी से पहले, उसमें ऑफिसर्स होते थे गोरे। तो इनका कहना था कि यदि हमारे जवान इंडियंस हैं तो वी शुड हैव इंडियन ऑफिसर्स। तो उस उद्देश्य से उन्होंने खोला था, और आज वहाँ हर जिले में एक प्राइवेट मिलिट्री स्कूल है, जिसमें एक में मेरे को करने का मौका मिला, और उसी बेस पे मैंने एक स्कूल खोला था जिसमें डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की स्टडी हुई और 100 न्यू सैनिक स्कूल की पॉलिसी आई। आज मेरा स्कूल रायपुर में है, जिसमें हम इसी पैटर्न में बच्चों को NDA, IIT, नीट, कैरियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस, गेम और इन सब चीजों के ऊपर ट्रेन करते हैं। जी, तो अब स्कूल है तो पहले हमेशा ऐसा तो था ना कि जैसे कि हम मेल फीमेल की बात करते हैं, तो आपके स्कूल में स्ट्रेंथ लड़कियों की और लड़कों की किस तरह की है? वो 50-50 है, लेकिन जोश लड़कियों में ज्यादा है। तो मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था। आज देखिए, जो पॉलिसी आई है, न्यू पॉलिसी 100 सैनिक स्कूल की, उसमें एक बहुत अच्छी बात हुई कि ये पॉलिसी लाई गई थी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। बीइंग ए लेडी, उन्होंने ये देखा कि जो फौज में रिप्रेजेंटेशन गर्ल्स का कम है, सैनिक स्कूल में एंट्री नहीं थी गर्ल्स की, उन्होंने ये एंट्री चालू कराई। उन्होंने ये NDA में भी गर्ल्स की एंट्री चालू कराई, जिसके थ्रू उनको परमानेंट कमीशन मिलता है। पहला बैच ऑलरेडी पास आउट हो चुका है नेशनल डिफेंस एकेडमी से, और आज की तारीख में गर्ल्स में बहुत ज्यादा उत्साह है। आज जितने भी गर्ल्स, जितने बॉयज नहीं आते मोटिवेटेड कि हमको फौज में जाना है या तैयारी करनी है, देयर आर सो मेनी गर्ल्स हु आर सो हाईली मोटिवेटेड कि वो चाहती हैं कि हमको ये पहली बार मौका मिला है तो उसको यूटिलाइज करें, फौज में जाएं, एंड वी आल्सो बिकम ऑफिसर्स। ऑफ सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया एंड व्योमिका सिंह को देख करके और मोटिवेटेड हैं कि यस, दे आर रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस। वो पूरे नेशनल मीडिया में थे, वो है ना, रोल मॉडल हैं इन गर्ल्स के। तो उन सब को देख करके आज इनके अंदर जो जोश है, जुनून है, बहुत ज्यादा है। जी सर, अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड होगा हमारा जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमने जितनी बात करी इसमें से काफी सारे सवाल मेरे रह गए, क्योंकि हमारे पास समय उतना ज्यादा नहीं है, और एज यूजुअल हमारी जो जनरेशन है, जो आज के लोग हैं, उनको स्क्रॉल जल्दी करना है, उन्हें शॉर्ट चीजें देखनी है, और उन्हें कम टाइम में सब कुछ चाहिए है। तो इसलिए हम पॉडकास्ट जितना लंबा करते हैं, लोग उतने ही कम इंटरेस्टेड होते हैं। तो एक रैपिड फायर राउंड रहेगा सर, आपको 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना है बस्तर को। बस्तर सीरीन।
ओके, एक क्वालिटी जो हर एक लीडर में होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी। यूनिफॉर्म या पॉलिसी, क्या ज्यादा पावरफुल है? यूनिफॉर्म। देखिए पॉलिसी आपकी फेल हो सकती है, बट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनिफॉर्म चाहिए। जी। फियर या विजन? फियर। विजन आपका लॉन्ग टर्म है, फियर यदि आपके अंदर है जी। तो आपके लॉन्ग टर्म विजन फेल हो सकते हैं। ओके, यूथ के लिए मैसेज अब रहेगा, आज जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन हुई, अभी जो यूथ है बहुत ज्यादा नशे में है, और रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में नशा बहुत हद तक बहुत बढ़ गया है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कंफ्यूजन क्रिएट होता है, फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं लोगों में, जॉब्स कर रहे हैं उसमें खुश नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं या किस प्रेशर में रहते हैं मुझे नहीं समझ में आता। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे तक वाली वो थी फैमिलीज, वो तो फिर भी काफी हद तक बच्चों के लिए बहुत समर्पित टाइप के पेरेंट्स थे, पर अब जो 90s के बाद वाले पेरेंट्स हैं वो तो अपने आप में ही इतना ज्यादा बिजी हैं कि मुझे नहीं लगता कि इतना समय उनके पास होता है कि या तो वो अपने बच्चे को अच्छी लाइफस्टाइल दे दे, या तो फिर वो उन्हें इतना समय दे दे कि वो हर एक चीज को संभाले। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मदर्स थी, कई फैमिलीज में कंपलसरी होता था कि मदर्स जो है वो हाउसवाइफ ही होती थी, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आज सारी चीजों को देख के कि वो भी एक सही डिसीजन ही होता था बड़ों का, क्योंकि बच्चों को संभालना और परिवार को संभालना इज नॉट इजी थिंग। जॉइंट फैमिली होती है। हाँ, कि आपको आसानी से, क्योंकि मेरा भी बेटा है, समय के साथ बड़ा हो रहा है, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में आती है, तो मुझे भी ऐसा लगता है मैं डिफरेंस देख पाती हूँ पहले में और अब में, तो मुझे पेरेंटिंग में भी काफी सारी चीजों का बहुत फर्क समझ में आता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि काफी हद तक बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर उनके पास लोग नहीं है जेन्युइनली सुनने के लिए, या तो फिर उन्हें एक्सप्रेस करना ही नहीं आ रहा है। तो जो है अब हमारी आने वाली जनरेशन है, जो अभी है, जो इस एज में है, जो चल रही है, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मतलब देंगे, आप एक मैसेज क्या देंगे, या यूथ को, या जो भी जनता है हमारी भारत की? देखिए ऐसे सिचुएशन में, ये सिचुएशन बहुत कॉमन है आज की तारीख में, और हमारे पास भी जितने बच्चे आते हैं स्कूल में, और ऐसे में ही स्कूल का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अर्लियर क्या होता था कि जैसे नई सैनिक स्कूल की जो पॉलिसी आ रही है, इसमें भी मेरी जब बात हुई थी जनरल खंडारे सर से, डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, तो उनका भी ये कहना था कि आज की तारीख में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इसमें अगर एक बेटर ऑल्टरनेटिव पेरेंट्स के पास होगा तो डेफिनेटली दे विल लाइक टू गो टू दैट। और ये 100 सैनिक स्कूल पॉलिसी को 1000 करने का इसलिए उनका मन भी है, शायद विजन भी है। तो इसमें जो बच्चे हैं इनको यदि बचपन से ही वो प्रॉपर गाइडेंस मिले, ठीक है, और नशे की तरफ जाने के बजाय इनको कुछ एक ऐसे ऑल्टरनेटिव्स मिले जिसका नशा इनको हो जाए, फिजिकल फिटनेस का, बॉडी बनाने का, एक्सेल करने का, किसी एग्जाम में एक्सेल करने का, कोई स्टार्टअप करके एक्सेल करने का, कंटेंट क्रिएट। देखिए आज की तारीख में आपके पास में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। यदि आप कंपेयर करें जो हमारी जनरेशन या हमारे से पहले की जनरेशन थी और आज की जनरेशन के पास में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। तो वो अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर टाइम पे मिल जाए, चाहे पेरेंट्स से, चाहे स्कूल से, या किसी भी तरीके से उनको वो चीजें यदि मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए बहुत जल्दी लाइफ में, तो वो अपना एक लक्ष्य तैयार करके उसका नशा कर सकता है। और लाइफ में देखिए यदि आपका पर्पस नहीं होगा तो फिर आप ऐसी चीजों की तरफ भटकेंगे, जैसे नशा है हो गया, या ड्रग्स हो गए, या किसी भी चीजों को, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने वाली एज होती है, तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट करके हर चीज देखना चाहते हैं, ये नहीं समझते हुए कि इस जाल से हमको वापस निकलना कितना मुश्किल है। जी सर, अब आज तो काफी सारी हमारी बात हो गई है और काफी सारा डिस्कशन हमने किया जो कि काफी इंटरेस्टिंग था, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में और सवाल हैं बहुत सारे, बट एज यूजुअल अब क्योंकि 26 चालू हो गया है और स्टोरीज ऑफ इंडिया को 1 साल कंप्लीट भी हो चुका है, और अब तक के हमारे काफी सारे गेस्ट रहे हैं, 50+ गेस्ट रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने भी गेस्ट से जितनी भी बातें की हैं आज तक, वो हमेशा मेरे लिए कम रही हैं, क्योंकि हर किसी की फील्ड इतनी बड़ी रही है कि मैं उन्हें एक एपिसोड में कवर नहीं कर पाती और नहीं कर सकती। तो
तो अब मैंने ये सोचा है कि फ्रॉम 26 स्टोरीज ऑफ इंडिया अब रिपीटेड जो हमारे गेस्ट हैं अब हम उन्हें रिपीट करने वाले हैं। हम उनसे एक चैप्टर 2 उनके साथ स्टार्ट करेंगे, सो दैट जो और बदलाव है और हर फील्ड अपने आप में अपग्रेड हो ही रही है समय के साथ साथ, तो हम उन्हें फिर से कवर करेंगे। तो सर के साथ तो हमारा 26 का ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और शुरुआत काफी अच्छी रही है मेरी, और डेफिनेटली इस ईयर के एंड तक मैं सर से फिर रिकनेक्ट डेफिनेटली करूंगी। सर का अपना स्कूल है जहाँ वो काफी बच्चों को ट्रेन करते हैं, और मुझे अपना पर्सनल लेवल पे मुझे नहीं पता था कि सैनिक स्कूल के अलावा भी कोई स्कूल है जहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जाता है, बच्चों की स्टडीज होती है। और काफी सारे मेरे अपने डाउट थे जो मैंने उनसे ऑफ कैमरा भी बात करके क्लियर किए हैं। तो हम इनको कोलैबोरेशन में डालेंगे, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इट्स नॉट अबाउट आप अपने बच्चों के लिए कनेक्ट कर सकते हैं सिर्फ, इट्स ऑल अबाउट अगर आपको लगता है कि आप यंग हैं या आप किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का कोई भी नॉलेज चाहते हैं, या आपको देश के लिए कुछ करना है, या आपके मन में ऐसा कुछ है कि जैसे मैं सोचती हूँ कई बार कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर भी हम कभी छोटे छोटे कई सारे ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं जहां हम बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग ले सकते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में समझ सकते हैं, या और किसी तरीके से हम अपने देश के काम आ सकते हैं। तो आप इनसे कनेक्ट करें और इनसे मिलिए। और ज्यादा से ज्यादा मैं यही कहूंगी कि फैंसी स्कूल्स में जाने के बजाय हमें अपने बच्चों को भले 2 साल के लिए 3 साल के लिए पर ऐसे स्कूल्स में जरूर डालना चाहिए जहां से बच्चा सीखे कि हाँ कुछ समय के लिए ही जाए सही, पर वो सीखे कि देश प्रेम क्या है। और जो आप आज यहाँ बैठे हैं, आप जो इतनी फ्रीली लाइफ जी रहे हैं, इसमें कितना बड़ा योगदान इनका हमेशा से रहा है शुरू से। तो थैंक यू सो मच सर कि आप आए यहाँ आज समय निकाल के और हमने पॉडकास्ट किया। आई होप काफी सारी चीजें कवर हो गई होंगी, और मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए गुड लक है बहुत सारा कि आप लोगों तक पहुंचे, लोग आप तक पहुंचे, और जैसा भारत हम सोचते हैं वो हम बना पाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।